नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ थपलियाल। बीते 27 महीने बाद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उसके बाद से ही वे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। रामपुर से लखनऊ जाते वक्त आजम खान ने दावा किया है कि मेरी जान को खतरा है। बीते दिनों आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी। जमानत पर वे 27 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। तब से ही समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने कहा, जब मुझे जेल में इंस्पेक्टर ये कह सकता है कि अंडरग्राउंड हो जाएं, आप पर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा ना हो कि आपका एनकाउंटर हो जाए तो आपकी जान खतरे में है, इसलिए पता नहीं मेरा सफर कहां तक है। इसी खबर में हमारे साथ में कई मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जी जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? तारिक जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तारिक खान जी समाजवादी पार्टी से। तारिक जी, सवाल ये है कि रामपुर से लखनऊ आते वक्त आजम खान जी ने यह दावा किया कि मेरी जान को खतरा है, तो किससे है उनको खतरा? तारिक जी, एक मिनट। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही, रखिए अपनी बात। जी, उनका कहने का मतलब ये था कि उनके जिस टाइम उनके ऊपर 88 मुकदमे लिखे गए तो जांच के लिए जो अधिकारी आए रामपुर से गए, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर मुकदमे बहुत हैं, जब अगर बेल पा जाइएगा तो अंडरग्राउंड रहिएगा। इसका मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है कि एक 10 बार के विधायक, एक बार का राज्यसभा मेंबर और एक बार का एमपी को लगता है कि उसकी जान को खतरा है। आप बताइए कि जिस आदमी के जो बैंक अकाउंट है, आप उसको खंगाल लीजिए। अगर मेरे उनसे रिश्ते हैं, उनके सिर्फ 2 अकाउंट हैं, एक उनका सैलरी का अकाउंट जो उनकी विधानसभा की सैलरी उनकी आती है, और एक उनका लोकसभा का अकाउंट है। तो इतना ईमानदार आदमी जिसने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए एक दायरा एजुकेशन का खड़ा किया, उसके ऊपर इस तरीके के माफिया होने के, मुर्गी चोरी होने के, बकरी चोरी करने के, इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो वो ये बात कहना चाहते हैं कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो ठोको नीति थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा कहते आए हैं कि आपने जिन नीतियों को अपनी आगे बढ़ाया, ठोको नीति इन्होंने कितने एनकाउंटर कर दिए, उसको जस्टिफाई भी कराना पड़ता है कोर्ट को। उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए, उसमें से कितने एनकाउंटरों पे उंगलियां उठाई गई, कितने एनकाउंटर कर दिए इन्होंने। तो एनकाउंटर करना कोई अधिकार नहीं है, वो एक परिस्थिति हो जाती है। वही आता है कि जिस तरीके से आजम खान कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन खतरा किससे है? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। वहीं अगर बीजेपी से भी मैं ये सवाल लूंगी, लेकिन खतरा किससे है? मैम, खतरा उन्हीं लोगों से है जो उनके ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, और किससे होगा खतरा? हमसे तो है नहीं, आपसे तो है नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनके ऊपर बेवजह के मुकदमे लगा। देखिए मैम, आप भी जानती हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि आजम खान जैसे ईमानदार व्यक्ति कम मिलेंगे। उस तरीके के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी हो, और उनके ऊपर जब आरोप लगता है, मैम एक समझिए, जब एक आदमी जो एक तरीके से शिक्षाविद हो, शिक्षाविद का मतलब है कि जिसने एजुकेशन के लिए काम किया हो, उसके ऊपर एजुकेशन का इनाम देने के बजाय उसके ऊपर माफिया होने का आरोप लगेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? एक ईमानदार आदमी के ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का आरोप लगेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? एक आदमी जिसके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई हो, उसके ऊपर 88 एफआईआर और उसके खानदान के ऊपर 320 एफआईआर होगी, तो उसकी स्थिति क्या होगी? इसके बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ में यहाँ पर विक्रांत सिंह जी जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? हाँ जी मैम। विक्रांत जी, सवाल यही है, आजम खान जब रामपुर से लखनऊ की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है।
अब उन्होंने कहा है कि जब मैं जेल में था तो एक इंस्पेक्टर ने कहा कि आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं कि आपको जो है आपका एनकाउंटर भी किया जा सकता है। किससे खतरा है? आपको जो है अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। वहीं अभी जिस तरीके से तारिक खान जी ने कहा कि किससे खतरा, जिन्होंने उसके ऊपर जो है उनके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए हैं, बकरी चोरी के, मुर्गे चोरी के, तमाम तरीके की चीजें हैं। इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी पर है, क्या कहेंगे इस पर? जी विक्रांत जी। तो किस बैंक में लग जाता था इस भैंस को ढूंढने के लिए? कितने एफआईआर लोगों के, कितने इन्होंने कोर्ट की जमीनें घेरी हैं, कितने लोगों पर एफआईआर करी, कितने गरीब लोगों पर सहाय करा है, सताया है इन लोगों को। आजम खान जी वो चीज भूल गए। यही प्रशासन है, पुलिस भी वही है, लेकिन कानून बदल गई है। आज बाबा जी का राज है। जो माफिया है उन पर बुलडोजर चल रहा है। जिन्होंने गरीब लोगों को सताया है, जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर घेरा है, आज उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। और ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही है कि सरकारें चलती किस तरीके से हैं। केवल एक आदमी के ऊपर सरकार नहीं चलती है। आप एक आदमी बोल देते थे आजम खान कि चलिए हमारी आज भैंस चोरी हो गई, तो पूरा पुलिस महकमा डीजीपी से लेके एसएसपी, डीआईजी, डीएम तक उनकी भैंसें ढूंढने लग जाता था। लेकिन आज वही पुलिस महकमा है, जान को किसी से खतरा नहीं है। ये जो बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर बता रहे हैं, जो कुछ समाजवादी पार्टी की मानसिकता के कुछ इसमें प्रशासनिक लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा योगी जी ने अपने टाइट किया हुआ है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी तो है ना विक्रांत जी कि जिस तरीके से तारिक खान जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से तो उन्हें खतरा होगा नहीं, फिर सत्ता में तो आप हैं, आपसे खतरा है उन्हें? देखिए किसी को खतरा नहीं है। योगी जी की सरकार है, निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। सरकार किसी को खतरा नहीं है। भाई किसी को खतरा क्यों होगा? ये तो आज देखिए, आप देख ही रही हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं यूपी में किस तरीके से काम चल रहा है। केवल और केवल खतरा है तो उनको अपने आप से खतरा है, क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति हड़पी है, जो उन्होंने गरीबों की जमीनों को हड़पा है, केवल और केवल अपने आप से खतरा है, और किसी से खतरा नहीं है उनको। ठीक है तारिक जी, इसी पर मैं आपकी जो है कमेंट चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, निष्पक्ष सरकार है, हमारी सरकार से कैसे खतरा हो सकता है आजम खान को? इनकी निष्पक्ष सरकार इतनी ज्यादा है कि अलीगढ़ में एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में दलितों ने कह दिया कि हमको हमारे घर बेच के जाने। इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है क्योंकि उनको अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी गई। इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। खैर मुद्दे से भटकना नहीं है। इन्होंने अभी कहा कि वो माफिया है, उन्होंने जमीनों पे कब्जा किया। तो ब्रिजेश सिंह कौन है जिसको आपके समर्थन से एमएलसी बनाया जाता है? वो कौन है? उनकी बीवी को आपने एमएलसी बनाया। वो माफिया नहीं है जिनको 80 के दशक से बताया जा रहा है माफिया है। और आजम खान माफिया है जिसको 11-11 बार 10-10 बार लोग उसी विधानसभा में भेजते हैं जहां आपके सारे जितनी पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके सामने, जितने इनके विधायक हैं, इतना पुराना इनके पास विधायक नहीं होगा जिनको इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। कानपुर के क्या नाम है उनका, वो भी 5 या 6 बार के विधायक हैं। कि जनता किसको चुन के भेजती है। जनता भेदभाव करके नहीं भेजती है, जनता क्वालिटी के बेसिस पे लोगों को चुन के भेजती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर आप ही के लिए सिर्फ अच्छा है, सबके लिए अच्छा है ऐसा दिखता तो नहीं है। हाँ, क्लेम बहुत करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर है। अभी कल ही की खबर है, एक जगह न जाने कितना गेहूं, 15,000 बोरी गेहूं बह गया पानी में। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करने से पहले देखिए जरा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा है, कितने मर्डर्स हुए हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर आजम खान के ऊपर व्यक्तिगत रूप पर प्रहार किया गया। व्यक्तिगत रूप का मतलब मैं आपसे सवाल लूंगी तारिक जी आपसे सवाल लूंगी कि सबकी नजरें जो है इस वक्त आजम खान के ऊपर टिकी हुई हैं कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली भी उन्होंने जिस तरीके का ये भी एक बयान दिया था कि मेरे अपनों ने ही जो है मेरी तबाही में उनका हाथ है। वो समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे या शिवपाल सिंह यादव के साथ में एक नया मोर्चा स्थापित करेंगे? इन सब चीजों पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं पर्सनली जी, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिनका आपको डायरेक्टली मीनिंग नहीं मिलेगा। जानने के लिए परेशान है, वो डायरेक्टली आपको वो कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, ये उनकी शैली है, ये उनका राजनीतिक स्टाइल भी कह जाती है कि उनका आगे का एक्शन क्या होगा। बार बार पूरे मीडिया ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप समाजवादी से नाराज? किसी से नाराज नहीं,
मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ, जो मिलने आए उनसे भी नाराज नहीं हूँ, जो नहीं मिलने आए उनसे भी नाराज नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे घर का मामला है, अखिलेश यादव भी मेरे घर के हैं, आजम खान भी मेरे घर के हैं, बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा सवाल ये है, मेरे घर का मामला है ना कि विधानसभा में जाकर के बोलते हैं कि सब कंप्लीट हो जाए, हमें झगड़ा भी मैं आ रही हूँ विक्रांत जी, लौट रही हूँ के पास भी जाइए, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, आजम खान साहब भले ही थोड़ा नाराज हो, मैं मानता हूं इस बात को समाजवादी होने के नाते, क्योंकि मैं खुद भी आजम खान साहब के संपर्क में रहता हूं, उनके अंदर नाराजगी है जरूर, किस बात से लेकर है वो वही जानते हैं, वो ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात कि बिल्कुल अगर घर में 10 लोग रहते हैं तो उनमें आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हो सकता है अखिलेश यादव से उनका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जिसको आगे बैठ के सुलझा लिया जाए, ये हमारे घर का मामला है। अखिलेश यादव भी घर के हैं और आजम खान भी घर के हैं, ये वही आजम खान है जिन्होंने हाथ पकड़कर अखिलेश यादव। एक सवाल ये भी है तारिक जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से अगर मैं मुस्लिम वोटर्स की बात करूं, मुस्लिम वोट की बात करूं, तो क्या आजम खान और शिवपाल सिंह यादव दोनों मिलकर के जो है अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे हैं क्या? नहीं मैम, आपने पूरी आजम खान साहब की बात नहीं सुनी। आजम खान साहब ने कहा कि मैं जो मुसलमान के जो इदारे, जिसमें दारुल देवबंद आता है, जिसमें बरेली आता है, जिसमें मौलाना शाद आते हैं और बहुत से मौलाना आते हैं, उनसे बैठकर कुछ डिस्कशन करूंगा कि क्या हमारे वोट का अधिकारी हमारा दुश्मन तो नहीं बना हुआ है। मैम, उनके कहने का मतलब ये था कि क्या हमें वोट का टूल तो नहीं बनाया जा रहा है जिसकी वजह से कुछ पार्टियां या बीजेपी ये दिखाकर कि हम इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार सत्ता में आ रही है, तो वो जो आपके अधिकार की चीज है वही आपका नुकसान तो नहीं कर रही है। इस मैटर को लेकर मैं इन इदारों से डिस्कस करूंगा। ये एक कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है उनका, ये उनका दूसरा स्टैंड है कि वो मौलानाओं से डिस्कस करेंगे उस बारे में मुसलमानों का क्या, क्योंकि वो समाजवादी लीडर है और साथ में एक मुसलमान के फिक्रमंद भी है, मुसलमानों की चिंता भी रहती है उनको कि मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। उन्होंने उनका सबसे जो अहम ध्यान करने वाला, जिसपे मीडिया कम ध्यान दे रही है, उनका यह बयान है कि हम इन दायरों से मुलाकात करेंगे। तौकीर रजा इसी सिलसिले में मिले और आज जब वो कानपुर से लखनऊ से लौट रहे थे तब भी मीडिया ने पूछा कि आपने कहा था कि आप मौलानाओं से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा जैसे ही मेरी सेहत ठीक हो जाएगी मैं इन सब से राब्ता करके एक कोई ना कोई राय बनाकर सरकार से कोई ना कोई बात करने की कोशिश करूंगा। ये दूसरी एक बात है, ना कि उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बात है या उनको शिवपाल के साथ। हाँ, जो लोग उन्होंने कहा हमसे मिलने आए, उन्होंने तो वैसी को भी शुक्रिया किया, उन्होंने को भी शुक्रिया किया, सबको शुक्रिया किया उन्होंने। ठीक है विक्रांत जी, सवाल मैं आपसे ये भी लूंगी। तारिक जी कह रहे हैं कि नाराजगी जरूर है, लेकिन खुल करके भी आजम खान ने जिस तरीके से नहीं कहा है कि वो सपा सुप्रीमो से नाराज है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो शिवपाल सिंह यादव उनका वेलकम करते हैं, उन्हें लेने वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मैं बैठक की बात करूं, जिस तरीके से बैठक हुई वहां पर भी वो लोग नहीं पहुंचे। और अगर बेटे अब्दुल्ला की मैं बात करूं, वो वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने जब सदन के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर के हल्ला किया जा रहा था, उस वक्त अब्दुल्ला चुपचाप बैठे हुए वहां पर थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की टोपी भी वहां पर नहीं पहनी थी। इसको कैसे समझा जाए, क्या समझा जाए इस चीज को? नाराजगी तो जग जाहिर है, बोलने से नहीं होता है, नाराजगी तो आज से नहीं है। इनके मीडिया प्रभारी जो थे आजम खान जी के, उन्होंने भी बोल दिया था कि साहब हम अखिलेश यादव से नाराज हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, पार्टी में कोई सुनता नहीं है, हमारे मुसलमानों का पूरा वोट बैंक लेकर के पूरी राजनीति करी इन्होंने, उसके बाद हमें अनदेखा कर दिया। तो उनका साफ साफ स्टेटमेंट ये आया था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो इसलिए नाराजगी है उनकी। वही स्टेटमेंट आजम खान का भी आता है इस तरीके से कि मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है, मैं मंथन करूंगा कि कहां पर कमी रह गई है। तबाही वाली बात का मैं जवाब देना चाहूंगा मैम, मेरी उनसे बात बोल नहीं रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये तो दोगी राजनीति नहीं चलेगी ना। अब एक बात को एक जताना भी चाह रहे हैं आपकी, हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं, और जब सदन होता है, जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, उसके बाद आप बिल्कुल सदन में चुप हो जाते हैं। अखिलेश यादव पहुंचते हैं, लेकिन चाचा उनके शिवपाल यादव वो भी चुप रहते हैं। आजम खान साहब वो पहुंचते ही नहीं है, उनका बेटा सपोर्ट करता है अब्दुल्ला आजम, वो केवल साइलेंट बैठे रहते हैं। यानी कि लाल टोपी का अब जो उनपे गुमान था, वो लाल टोपी उतर चुकी है पूरी तरीके से, जनता ने स्वीकार किया है। और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास जताया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा लेके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे काम कर रही है। और देखिए आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश ही नहीं, आने वाली विधानसभा में हम लोग तैयार भी हैं।
और आने वाले राजस्थान के अंदर और पुनः एक बार हम अहमदाबाद के अंदर भी सरकार बना करके इनको आईना दिखाने का काम करें। ठीक है, एक और ठीक है, रखिए जी। मैम अपनों वाली बात है, मैंने मेरी उस पे बात हुई। उनका कहने का मतलब था कि वहां के लोकल लोगों ने बहुत से मिलकर वहां पर जो लोग उनका नुकसान करना चाहते थे, जो नवाब फैमिली है, उससे मिलकर उनके खिलाफ मुकदमे लगाए। उनका तात्पर्य यहाँ पर यह था, मेरी खुद बात हुई है इस पर, नाराजगी है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं, जब मैं समाजवादी प्रवक्ता होने के नाते कर रहा हूं कि हाँ नाराजगी है, लेकिन वो घर का विवाद है। आजम खां पहले भी इससे कई बातों से नाराज हो चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव से नाराज हो जाते थे, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र रहे। वो मुलायम सिंह यादव से इस तरीके से नाराज हो जाते थे कि सामने कागज फेंक के चले जाते थे। तो आजम खां का ये एक राजनीतिक शैली रही है, अभी भी उनकी नाराजगी है। जिन मुद्दों पे नाराजगी होगी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनसे बैठ के उन्होंने सीट अपने तारिक जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, ठीक है जी बताइए। तारिक जी, क्या आजम खान के करीब हो पाएंगे अखिलेश यादव? क्या उन्हें मना पाएंगे? जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जिस तरीके की कयासबाजियां चल रही है, जिस तरीके की नाराजगी चल रही है, क्या वो मिट पाएंगी? मैम देखिए, मिट पाएंगी नहीं मिट पाएंगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आजम खान को भी जानता हूं, मैं अखिलेश यादव को भी जानता हूं, अगर अखिलेश यादव से कोई गलती भी हुई होगी जिस बात से आजम खान गुस्सा है या उनके किसी एक्ट से गुस्सा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आजम खान साहब के जो नेचर, उनका किरदार रहा है पिछले 30-40 सालों में, तो वो जरूर उनको माफ कर देंगे और वो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के हैं, वो उसके जनक हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, और कहीं वो रह नहीं पाएंगे। ये भी एक मैटर है। इस पे ऐसा नहीं है कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जिसमें मैं भी हूं, इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ है कि आप कहां जाएंगे, आप बताइए। हाँ, लड़ाई जरूर है। वो लड़ाई, वो उनको अपनी लड़ाई किस तरीके से आगे लड़नी है, वो उसका कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे, लेकिन रहेंगे यहीं। और जो डिस्प्यूट है अखिलेश यादव के साथ, अगर है तो उसको भी सुलझाने की जल्द कोशिश की जाएगी, जिसकी पहल भी दोनों समाजवादी पार्टी से किनारा करके चली जाती हैं, चाचा शिवपाल भी किनारा करके चले जाते हैं, आजम खान भी किनारा करके चले जाते हैं, और ये सारा कुछ अब बाद में जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। तू डाल में बात आने वाला समय देखिएगा, अभी तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है तारिक जी, मैं एक सेकंड में बात कह दूं, जिन लोगों ने उनको जेल भेजा वो उनके लिए इतना चिंतित क्यों हैं? जाने दीजिए उनको, वो जहां जाते हैं, क्या मतलब है आप? कानून को हाथ में ले, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन हो रहा है। किसी ने किसी की जगह घेरी है ना, तो उसकी जगह आज जेल में ही है। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑर्डर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत दी है, वो मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत शर्तों पर दी है, उन्हें बरी नहीं किया है। आप इस चीज को लॉ एंड ऑर्डर को देखिए ना, उन्होंने सशर्त जमानत दी है, और उन पर जो केस है वो कार्रवाई चल रही है, उसमें जमानत ही मिली, अभी बरी नहीं हुए हैं वो। आप इस बात को लेकर के देखिए, आपराधिक किस्म की उन पर प्रवृत्तियां लगी हुई है, जमीनों को हड़पना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, लोगों के लिए कुछ नहीं करना, ये सारी मतलब लगी हुई है उन पे। तो उनका वो जो कोर्ट का विवाद है, सशर्त जमानत दी, अभी किसी केस में बरी नहीं हुए आजम खान। नहीं, मानता हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल वो उस कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, मानता हूं। उसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कानून को दायरे में लेकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी का, ये शुरू से नारा भी है। कानून पर कुछ भी नहीं है, संविधान में विश्वास रखते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा संविधान में विश्वास आप ही लोग। तारिक जी, एक आखिरी स्टेटमेंट आपका 30 सेकंड में मिलूंगी इसी पर, जो आप कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात। जो आजम खान साहब का जो के बारे में जो ये कहा जाता है कि उन्होंने किसी तरीके के गलत काम किए या जमीन हड़पी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एजुकेशन, एक शिक्षाविद के रूप में एजुकेशन के लिए काम करने के नियत से, इस नियत के साथ एक दायरा खड़ा किया था, और वो दायरा आज भी खड़ा है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो दायरा आगे भी बना रहेगा, और उसकी सफलता आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा होगी कि जिन लोगों की आंखों में वो गड़ रहा था, उन लोगों की आंखें और बड़ी हो जाएंगी कि वो और बड़ा इंस्टीट्यूट कैसे बन गया। दिक्कत सिर्फ इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट बन गया है। हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि आने वाले टाइम में वो जरूर
एजुकेशन के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मान देगा, और उनके ऊपर जिन लोगों ने माफिया होने का आरोप लगाया, जिन लोगों ने बकरी चोरी का आरोप लगाया, जिन लोगों ने उनके ऊपर पैसा चोरी करने का आरोप लगाया, जिन लोगों ने उनके ऊपर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया, उनको जरूर उनके काम भर की फटकार और सजा जरूर देगा, और आजम खान साहब को जरूर सारे मामलों में बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हुए हैं, ये पूरा रामपुर, पूरा उत्तर प्रदेश और आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ये चीज देख रही है कि आजम खान साहब के ऊपर एक एक लगे हुए आरोप गलत है। वो आदमी ईमानदार है, उसने ईमानदारी के साथ जब भी उन्होंने मंत्रालय चलाया, उन्होंने उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है सचिवालय में और मंत्रियों के बीच में, आईएएस के बीच में, सचिवों के बीच में, बाबुओं के बीच में, कि इस कदर का कोई ईमानदार मंत्री हम लोगों को आज तक देखने को नहीं मिला। उस ईमानदार आदमी के ऊपर अगर गबन का, अगर चोरी का, माफियागिरी का आरोप लगाया जाएगा तो उसको तकलीफ भी होगी। आने के बाद आपने देखा होगा उनके अल्फाजों में वही तकलीफ दिखाई दे रही है कि मैं क्या हूं, मैं तो निराधार हूं। उन्होंने कहा मेरा कोई आधार नहीं है, तो वो बहुत मतलब उनको बहुत लगी है। तारिक खान जी, एक बार मैं इस पर फिर से आना चाहती हूँ। जो स्टेटमेंट आजम खान ने दिया है कि मेरी जान को खतरा है, इस पर मैं आपका एक जो है जवाब चाहती हूँ। किससे खतरा है? समाजवादी पार्टी से खतरा है? बीजेपी से खतरा है? कौन है वो लोग जिनसे जो है आजम खान को खतरा है? मैं खुद लिख के ये देने वाला हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अखिलेश यादव जी को, कि आजम खान की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरखास्त विधानसभा में की जाए। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि उनकी लाइफ को खतरा है। उन्हीं लोगों से खतरा है जिन लोगों ने जबरदस्ती के मुकदमे में फंसाकर उनको इतने दिनों तक जेल में रखा। उनके ऊपर जाकर बाकायदा जेलों में थ्रेट दी गई। जिन लोगों ने थ्रेट दी, तो अगर वो जेल में जाकर उनको थ्रेट दे सकते हैं तो उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं है, वहां के कुछ उनके राजनीतिक दुश्मन भी हैं, और शायद वो लोग भी हैं जिन्होंने उनको इन केसेस में फंसाया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष से समाजवादी पार्टी के कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएं। वो बहुत अहम शख्सियत है, वो अहम समाजवादी के लिए भी है, हिंदुस्तान के लिए भी है। उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, क्योंकि अगर उनकी लाइफ को थ्रेट है तो उनको तत्काल सिक्योरिटी। ये समाजवादी पार्टी में अभी है या नहीं है, या आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, दी जा सकती है, तो आजम खान साहब को भी सिक्योरिटी दी जा सकती है। रखिए, विक्रांत जी क्या सवाल पूछ रहे हैं अपना? कोई आरोप नहीं है बृजभूषण सिंह की वजह के ऊपर। वो भी शिक्षाविद है, उन्होंने भी एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। वैसे ही आजम खान ने भी बहुत काम किया एजुकेशन के लिए। तो अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो आजम खान को भी सिक्योरिटी दी जाए। हेलो, ठीक है, रखिए अपनी बात विक्रांत जी। विक्रांत जी, साफ तौर पर तारिक खान कह रहे हैं, उनका कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिन लोगों ने उन पर जो है फर्जी मुकदमे डलवाए थे, जेल में उनको धमकियां दी, जेल में थ्रेटनिंग हुई उनके साथ में, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे अखिलेश यादव से कि उनकी जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाया जाए। यानी कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा है कि अब आजम खान की जो जान है वो कहीं ना कहीं खतरे पर है, और इसका ठीकरा वो बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? किसी से खतरा नहीं है मैम। ये जो अपने समाजवादी लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, ये केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं। आजम खान को किससे खतरा है बताइए? किससे खतरा है इनको? उसे वो देखिए, कह तो रहे हैं आपसे, बिल्कुल खतरा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन हो रहा है। अगर सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के लिए अपना दे, वो हम लोग सुरक्षा मुहैया कराएंगे उनके लिए, लेकिन खतरा किसी से नहीं, तो अपने से खतरा है। अखिलेश यादव कितनी बार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने गए, जेल में प्रताड़ित हो रहे थे, इनकी बातें बता रहे थे जिस तरीके से उनके वो ही बोल रहे थे निजी सचिव। कितनी बार अखिलेश यादव मिलने गए और लौट करके जेल से आए तो चाचा साथ में थे इनके। अखिलेश यादव आज भी मिलने नहीं गए। पहले तो अपना ये एक्सटेंड करें ना कि समाजवादी पार्टी में ये आजम खान रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं है, केवल पहले यही बता दें आप। तो लेकिन अभी इस्तीफा तो नहीं दिया है, बीजेपी में आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या आजम खान का? ये तो सब ऊपर लेवल का मामला है, हम लोग बैठ के बात करेंगे। अगर वो आना चाहते हैं तो पार्टी में उनका भी स्वागत है। हमारा तो प्रयास सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है। हम लोगों तो यूनियन पार्टी, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आजम खान साहब आना चाहते हैं तो आखिरी सवाल ले रही,
लौट रही हूँ। विक्रांत जी, आखिरी सवाल ले रही हूँ, अगर शिवपाल सिंह यादव और आजम खान मिलकर के एक नया मोर्चा स्टेब्लिश करते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है आगामी चुनाव की, अगर मैं बात करूं तो, और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है? जल्दी 1 मिनट में आपका जवाब, फिर खत्म कर रहे हैं। देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। हम लोग अगर उनका दम घुट रहा है, उन चाचा जी ने साफ बोल दिया कि मेरा समाजवादी पार्टी में दम घुट रहा है, मेरे को तो केवल अखिलेश यादव ने यूज करा, वोट बैंक के लिए यूज करा, मेरे सिंबल पे भी चुनाव में लड़वाया जाए। उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से जैसे दूध में मक्खी निकाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि बीते दिनों 27 महीने बाद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उसके बाद से ही वे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि जेल में एक इंस्पेक्टर ने कहा था कि आपके ऊपर कई मुद्दे हैं, आपको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। सवाल ये उठता है कि किन लोगों से जो है आजम खान को खतरा है, कौन है वो लोग जो आजम खान की जान को लेकर के लेने पर उतारू हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तारिक खान ने भी कहा कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के बाद भी वो जो है वहां पर भी पत्र भेजेंगे अखिलेश यादव को। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी से खतरा है, बीजेपी कह रही है निष्पक्ष हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी से किसी को कोई खतरा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से सही तरीके से हमारी पार्टी चल रही है। देखने वाली बात होगी, तमाम तरीके की जो कयासबाजियां लगाई जा रही हैं कि आजम खान पार्टी को छोड़ रहे हैं, किसका हाथ थाम रहे हैं, किसका दामन थामेंगे, क्या नया मोर्चा खोलेंगे, सपा को छोड़ेंगे, प्रसपा में जाएंगे या नया मोर्चा स्थापित करने वाले, तमाम देखने वाली बात होगी आने वाले समय पे किस तरफ आजम खान रुख करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।